आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है भूत बंगला। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। इस संसार में न जाने कितने ही राज और न जाने कितने ही किस्से मौजूद हैं। हमें हर एक गुजरते दिन के साथ कुछ न कुछ अजीब और हैरान कर देने वाले राज पता चलते हैं। आने वाले मोड़ पर हमें क्या दिख जाए इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही एक वाक्य मेरे साथ घटित हुआ। यह बात तब की है जब मेरा सामना भूत बंगले के राज से हुआ। जो मुझे पता चला उसे जानने के बाद मेरी जान तो गई नहीं और बाकी कुछ रहा नहीं। मैंने जो अनुभव किया उस भूत बंगले में वो किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये बात आज से 5 साल पहले की है। मैं एक रंग रोगन का काम करने वाला कारीगर हूँ। उस वक्त मैं इस काम में नया नया हुआ करता था और मेरी उम्र भी उस वक्त 20 वर्ष की ही थी। मेरा नाम मुकेश है। उस समय मैंने यह रंग रोगन का काम सीखना शुरू ही किया था। मैं मेरे उस्ताद कुलदीप से रंग रोगन का काम सीखा करता था। उनका स्वभाव बहुत ही शांत था और वो सभी से प्यार से बात किया करते थे। वह मुझे काम की बारीकियां बड़े ध्यान से और प्यार से सिखाया करते थे। मुझे उनके सिखाने का तरीका काफ़ी पसंद था, या फिर यूं कहूं कि मैं उनसे काफ़ी प्रभावित भी था और मैं उनकी तरह काम में तरक्की करना चाहता था। वो जो कहते मैं बिना कोई सवाल जवाब किए झट से उनकी बात मान लिया करता था। ऐसे ही सब बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन उस्ताद के पास एक बंगले का काम आता है जिसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और काम भी यही कोई 3-4 महीने का ही था। पर वो उस काम को जल्दी करवाना चाहते थे। जो व्यक्ति अपने बंगले के रंग रोगन के काम के लिए आया था उसका बंगला शहर से दूर एक गांव में पड़ता था और वहां से आने जाने में बहुत मुश्किल होने वाली थी। यही सोच उस्ताद ने उस काम को लेने से मना कर दिया। उस बंगले वाले व्यक्ति ने और पैसे बढ़ाकर काम करने को कहा। उस्ताद को पैसे की ज़रूरत तो थी लेकिन वो उस काम को करना नहीं चाहते थे। वह बड़ी दुविधा में फंस चुके थे कि क्या करें, काम पकड़े या फिर मना कर दे। फिर जब उस बंगले के मालिक ने उनसे कहा कि वो बंगले में रहकर भी काम कर सकते हैं तो मेरे उस्ताद ने कुछ सोचने के बाद उस काम को करने के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद मैं, उस्ताद और एक लड़का रमेश, हम तीनों उस काम को करने के लिए उस बंगले में चले गए। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वह काफ़ी बड़ा बंगला था और काफ़ी जगह में फैला हुआ भी था। वह घर 3 मंजिली था और उसके सामने एक बड़ा सा लॉन भी था। उस बंगले के बड़े से मेन गेट के सामने एक चौकीदार बैठा हुआ था। उसने हमसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो हमने उसे बताया कि हम यहाँ रंग रोगन का काम करने के लिए आए हैं। फिर उसने गेट खोला और हमें अंदर जाने दिया। जब हमने अंदर कदम रखा तो हम क्या देखते हैं कि लॉन और घर के आसपास बहुत सी झाड़ियाँ और पेड़ पौधे उगे हुए थे और साथ ही उस बंगले की हालत भी बहुत ख़राब थी। कुछ लोग लॉन की साफ सफाई में लगे हुए थे और उन बड़ी बड़ी झाड़ियों को उखाड़ कर फेंक रहे थे। यह सब देख ऐसा लग रहा था जैसे कि यह बंगला पिछले कई सालों से बंद पड़ा हो। उन लोगों ने बंगले के अंदर जाने वाला रास्ता तो साफ कर दिया था, जिससे होते हुए हम आगे बढ़ चले। वह बंगला देखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था। उस बंगले के चारों तरफ पेड़ पौधे उगे हुए थे जिनकी कई लताएं उस घर को घेरे हुए थी और साथ ही उस बंगले में भी कई जगह पेड़ पौधे उगे हुए नजर आ रहे थे। न जाने कौन सा राज अपने अंदर समेटे हुए यह बंगला खड़ा है। खैर, हम बंगले के अंदर दाखिल हुए तो हम यह देख दंग रह गए कि पूरा का पूरा बंगला
धूल और मिट्टी से भरा पड़ा है। जगह जगह पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। अजीब अजीब से जानवर, चूहे और कबूतरों ने वहां डेरा जमा रखा था। वह घर बहुत ही बुरी हालत में था और ना जाने कब से बंद पड़ा था। हमने आसपास देखा और एक ढंग का कमरा देख उसे साफ किया और अपना सारा सामान उसके अंदर रख दिया। जब मैंने उस्ताद से पूछा कि ये कितने सालों से बंद होगा, उस्ताद ने कहा कि पता नहीं, हमें क्या लेना है जानकर कि ये कब से बंद पड़ा है। हमें तो जल्दी से अपना काम ख़त्म कर बस यहाँ से वापस जाना है। फिर हमने कुछ खाना पीना किया और पूरा बंगला अच्छी तरह से छान मारा। पूरा बंगला खाली पड़ा था, कहीं भी कोई भी सामान रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जल्दबाजी में घर खाली किया गया हो। हमने लाइट का इंतज़ाम किया, बल्ब वगैरह लगाए ताकि रात को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हमें पूरे घर की साफ़ सफाई करनी थी, तो हमने सबसे ऊपर वाली मंजिल से शुरुआत करने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे सफाई करते हुए नीचे आने का सोचा। शाम को हम सभी जल्दी ही खाना खाकर सो गए, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हमें काम पर लगना था। सुबह मेरी नींद जल्दी ही खुल गई, क्योंकि मुझे नई जगह पर ठीक से नींद नहीं आती। मैं लगभग सुबह 5 बजे उठ गया था। मैंने पास ही रखा जग उठाया और पानी पीने के बाद फ्रेश होने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तब तक रमेश और उस्ताद भी उठ चुके थे। रमेश चाय बना रहा था तो उस्ताद बाहर लॉन में खड़े थे। मैंने जब बाहर जाकर देखा तो उन लोगों ने लगभग सारे लॉन में उगे हुए पेड़ पौधे और झाड़ियों को साफ कर दिया था। उस्ताद बोले, अब कुछ ठीक लग रहा है। तभी रमेश ने चाय पीने के लिए आवाज़ लगाई और हम वापस अंदर आ गए। चाय पीते हुए रमेश ने कहा, कितना बढ़िया बंगला है, फिर भी कितनी बुरी हालत बना रखी है। मेरा ऐसा बंगला होता ना तो मैं इसे कभी गंदा नहीं होने देता, इसको चमका कर रखता। उसकी बात सुन हमें हंसी आ गई। उस्ताद ने कहा, जल्दी से चाय ख़त्म करो, फिर हमें काम पर भी लगना है। इसके बाद हम चाय ख़त्म कर उस बंगले की साफ़ सफाई में जुट गए। सबसे पहले धूल मिट्टी और जो जाले वगैरह लगे हुए थे हमें उनको साफ़ करना था। हमने सबसे पहले एक कमरा साफ़ किया और वहाँ काम करना शुरू किया। मैं और उस्ताद उस कमरे में रंग रोगन करने लगे और रमेश को अगला कमरा साफ़ करने में लगा दिया। अब धीरे धीरे काम भी अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। हमने शाम तक एक कमरे में बॉल पुट्टी और प्राइमर लगा दिया था। अब बस उस पर पेंट करना ही बाकी रह गया था। शाम हो चुकी थी और हमें अपने लिए खाना भी बनाना था, तो हमने जल्दी ही काम छोड़ दिया। रमेश सब्जियां छील रहा था और वहीं उस्ताद नहाने को चले गए थे, जबकि मैं आटे को गूंथने में लगा हुआ था। खाना बनने के बाद रमेश और मैं भी नहाकर आ गए। हमने खाना ख़त्म किया और सो गए और अगली सुबह जल्दी ही हमें उस्ताद ने उठा दिया। मैं उठा और चाय बनाने लगा। हमने चाय पीकर ख़त्म की ही थी कि हमें बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ें आने लगी। हम सभी बाहर गए तो हमने देखा कि कुछ लोग बाहर जमा हो रखे हैं। वह गांव के ही लोग थे और वो वॉचमैन से इस बंगले के बारे में पूछ रहे थे कि किसने यहाँ साफ सफाई करवाई है और किसने यह बंगला खरीदा है। यह हल्ला होता देख हम सभी बाहर चले गए। लोग बंगले को देख आपस में बातें कर रहे थे कि न जाने किसकी मती मारी गई है, किसने यह बंगला खरीदा है उसको कोई अंदाज़ा नहीं। इस तरह की बातें उनके बीच चल रही थी। फिर उनमें से एक व्यक्ति हमारे पास आया और बोला, सब ठीक तो है? तुम्हें कुछ अजीब दिखा या एहसास हुआ? उस्ताद हैरानी के साथ उसे देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहा है। उस्ताद ने कहा, नहीं तो, हमें तो कुछ अजीब नहीं दिखाया। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचकर बोला, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, और हाँ, ज़रा ध्यान से रहना या। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और साथ में ही बाकी लोग भी चले गए। हम तीनों एक दूसरे को देख रहे थे।
और पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने वॉचमैन से पूछा कि आखिर यह किस बारे में बात कर रहे थे। तो वॉचमैन ने कहा, कुछ नहीं, यह बंगला काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, तो बस ऐसे ही लोग बातें बनाने लगते हैं। आप चिंता ना करो, सब ठीक है। वॉचमैन की बातों से लग रहा था जैसे कि वह कुछ छुपा रहा है। वह जरूर कुछ जानता है, पर हमें बताना नहीं चाहता। इस बंगले का जरूर कोई ना कोई राज है। हम तीनों अंदर आ गए और आपस में इस बारे में बात करने लगे कि आखिर इस बंगले के पीछे क्या कहानी है, क्यों ये इस हाल में पड़ा है। हमारे मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। हम अपने काम में लग गए और वह सारे सवाल कहीं दब कर रह गए। हमें बस अपना काम खत्म कर जल्दी से अपने घर जाना था। आसपास क्या हो रहा है इस पर हमारा ध्यान न जाए, इसी में ही हमारी भलाई थी। अगले दिन दोपहर के समय मैं उस्ताद के साथ काम कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे से कोई गुजरा हो। मैंने दीवार पर एक परछाई देखी जो किसी के गुजरने से ही बनती है। मैंने बाहर आकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद रमेश आया होगा। मैं उसे वहाँ देखने लगा, पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उस्ताद ने मुझे बुलाया और पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने ना में सिर हिला दिया। मेरे मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि अभी ही तो वो मेरे पीछे से गुजरा था, तो फिर वह गया कहाँ। कुछ देर बाद मैं जब नीचे पानी पीने गया तो मैंने देखा कि रमेश साफ सफाई कर रहा है। मैं उसके पास गया और उसे पूछने लगा कि तुम ऊपर गए थे क्या कुछ देर पहले। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, मैं तो कब से यही लगा हुआ हूँ। यह कमरा बाकी कमरों से कुछ ज़्यादा ही गंदा है, तो बहुत टाइम लग रहा है। मैंने सोचा कि जब ये यही था तो फिर ऊपर मैंने किसकी परछाई देखी। शायद मुझे वहम हुआ होगा। यही सोच मैं वो बात भूल गया। शाम को हम सभी साथ में बैठे खाना खा रहे थे कि तभी हमें ऊपर से एक जोरदार आवाज़ आई। हम तीनों भागकर ऊपर की ओर गए तो हम क्या देखते हैं कि एक सीढ़ी नीचे रखी रंगों की बाल्टी और कैन पर गिर गई है, जिससे कैन टूट गई थी और चारों तरफ रंग ही रंग फैल चुका था। सब यह देख दंग रह गए कि यह सब आखिर हुआ कैसे। यह कमरा तो बंद पड़ा था, यह सीढ़ी नीचे गिरी तो गिरी कैसे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमने सारा सामान ठीक किया और फिर नीचे आ गए। हमने अपना खाना ख़त्म किया और फिर सोने को चले गए। हमने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 1 बजे मेरी आंख खुलती है और मुझे ऊपर से ठक ठक की आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ऊपर किसी चीज़ को ठोक रहा हो। मुझे यह आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने अपना फ़ोन उठाया तो उसमें रात के 1 बज रहे थे। मैं ये देख हैरान था कि इस वक्त ऊपर कौन हो सकता है। मैंने अपने बगल में देखा तो उस्ताद और रमेश गहरी नींद में सो रहे थे। तो फिर यह आवाज़ आ कहाँ से रही थी। मैंने सोचा कि शायद किसी चीज़ के टकराने से ये आवाज़ आ रही है जो अपने आप बंद हो जाएगी। कुछ देर मैं वैसे ही लेटा रहा, इस इंतज़ार में कि यह आवाज़ शायद आनी बंद हो जाए, लेकिन बार बार आती वो आवाज़ मुझे बेचैन किए जा रही थी। अब मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मुझे जानना था कि आखिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। मैं उठता हूँ और अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगता हूँ। खाली पड़े उस बंगले में वो आवाज़ बहुत तेज़ गूंज रही थी। पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था, शायद लाइट नहीं थी। मैं उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। मैं सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की मंजिल की ओर जा रहा था। मैं जब पहली मंजिल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो आवाज़ इससे भी ऊपर की मंजिल से आ रही है। रात का वक्त और ऊपर से चारों तरफ फैला घनघोर अंधेरा और मैं अकेला। मैं सीढ़ियों से एक टॉर्च की लाइट की सहायता से आगे बढ़ रहा था। अब और ऊपर जाने में मुझे भी डर लगने लगा था। न जाने ऊपर क्या होगा।
यह सोच दिल बैठा जा रहा था। मैं अपने धीमे कदमों के साथ ऊपर चढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो आवाज़ मेरे पास आ रही थी, वैसे वैसे मेरी घबराहट भी बढ़ते जा रही थी। अगर साथ में रमेश को ले आता तो शायद इतना डर नहीं लगता। अब तो मुझे अपने यहाँ आने के फैसले पर भी गुस्सा आ रहा था कि मैं यहाँ अकेला आया ही क्यों। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं जब ऊपर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि वो आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जिस कमरे में पहले वो सीढ़ी गिरी थी। यह सोच मैं और ज़्यादा घबरा गया कि भला इसके अंदर आखिर कौन हो सकता है। यहाँ कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं, जैसा कि गांव वाले बोल रहे थे। यह ख्याल मेरे मन में आते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा था, पर उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डर के मारे कांपता मैं पसीने से लथपथ उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा उसे घूरे जा रहा था। वो आवाज़ अभी भी उस कमरे में से आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत कर उस दरवाजे की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। यही सोच मैंने झट से उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने वहाँ चारों तरफ जल्दी से फ़ोन की रोशनी मारी, पर वहाँ मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। और जब मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला तो मैंने राहत की सांस ली। मैंने ध्यान से आसपास रखी सभी चीज़ों को देखा कि आखिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। लेकिन जैसे ही मैंने वह दरवाज़ा खोला था, उसके बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई थी। जब मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं उस कमरे को बंद करने लगा, और जैसे ही मैं उस कमरे को बंद कर वापस मुड़ा, वैसे ही मुझे नीचे से किसी की चीख सुनाई दी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए बीती कहानी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी का अगला भाग अगले रविवार को आएगा।